हेलो व्यूअर्स, ब्लू ओशन हेल्थ नेक्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट नम्रता सिंह। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो लाखों कपल्स की प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ने वाली हैं डॉक्टर राखी। डॉक्टर राखी एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर राखी से। हेलो, वेलकम मैम। Thank you. Ma'am, would you like to introduce yourself, please, for our viewers? Yeah, I'm Dr. Rakhi. I'm Director of Fertility and IVF Department at Cloud9 Hospital, Noida. So I've been working there since 4 5 years, and I have an experience of approximately 12 years in IVF field. So that's my introduction in short. ओके, थैंक यू मैम। मैम, आज हम इनफर्टिलिटी पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप Correct. भी जानते ही हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आजकल लाखों कपल्स को है। तो ये आज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज हम जी, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस के आंसर्स जानेंगे जो हमारे व्यूअर्स पूछते रहते हैं हमसे। बिल्कुल। सो मैम, सबसे पहले आप ये बताइए, इनफर्टिलिटी एक्चुअली होता क्या है और इसका क्या मतलब है? ये इनफर्टिलिटी टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। इनफर्टिलिटी हम किसी भी कपल को इनफर्टाइल तब लेबल करते हैं जब वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ट्रायल नेचुरल प्रेगनेंसी का कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कपल है जिसमें फीमेल की एज 35 ईयर्स से कम है और जी। उन्होंने 1 साल तक नेचुरल ट्रायल किया हुआ है और फिर भी सक्सेस नहीं हो रहा है एक बार भी, तो वो इनफर्टाइल कपल में लेबल हो जाता है। बट अगर किसी कपल में फीमेल की एज 35 ईयर्स से ज्यादा है तो उसका ट्रायल पीरियड 6 मंथ का ही काउंट होता है फॉर एनी ट्रायल ऑफ प्रेगनेंसी, एंड दे आर नॉट प्रोसीडिंग विद द प्रेगनेंसी। तो ओके। फर्टिलिटी के लिए आपका टाइम पीरियड एंड एज दोनों भी इम्पोर्टेंट होता है। ओके मैम, मतलब 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक अगर ट्राई करने पर भी अगर कंसीव नहीं होता है तो हाँ हम जी, इसको इनफर्टिलिटी बोल सकते हैं कि उनको ये समस्या है। बिल्कुल। ओके मैम। मैम, जैसे आजकल कपल्स को इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम होते हैं तो उनको क्या मतलब बिगेस्ट चैलेंजेस होते हैं जो उन्हें फेस करने होते हैं? क्या बिगेस्ट इमोशनल चैलेंजेस होते हैं उनके लिए? अभी देखो, जैसे आजकल के सिनेरियो में हमने देखा है कि एवरी विमेन इज आल्सो गोइंग फॉर जॉब एंड दे आर गोइंग फॉर हायर स्टडीज एंड ऑल। तो राइट। पहले जैसे शादियां कम एज पे हो जाती थी, बच्चे ठीक टाइम पे हो जाते थे, वो अब नहीं हो पा रहा है। हमारे फीमेल्स ही 32 एज के बाद ही शादी हो रही है जनरली, और फिर उसके बाद भी वो जॉब परस्यू करने लग जाते हैं एंड करियर के चक्कर में टाइम से प्रेगनेंसी नहीं कर रहे हैं। तो जब जी। वो लैंड अप होते हैं कि चलो अब प्रेगनेंसी प्लान करेंगे, तो तब तक उनकी एज थोड़ी सी आगे निकल गई होती है। अब उस टाइम पे जब एज आगे निकल गई है, वो किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, तो जनरली उनको लगता है कि हम अपने बिजी लाइफ से बस जाएं और हमको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट मिल जाए, हमें बेबी मिल जाए। दे डोंट वांट टू गो थ्रू द लॉन्ग टाइम ऑफ ट्रीटमेंट एंड ऑल। तो पेशेंस भी कम है, प्लस अपने सोशल ग्रुप में जब वो देखते हैं कि आगे दूसरे कलीग्स के कुछ बच्चे हो गए हैं और वो एज में उनसे आगे निकल गए, उस एज एरा में आगे निकल गए, वो सोशल प्रेशर भी है, फैमिली राइट। प्रेशर हो जाता है कि आप ऑलरेडी इस एज पे आ गए हैं, आपको बच्चा प्लान कर लेना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें होती हैं फिर एज की वजह से एंड ये सब टेंशन की वजह से जो मैरिजेस हैं वो भी बहुत कॉन्फ्लिक्टेड टाइप की हो जाती हैं। दोनों पार्टनर्स में बहुत अच्छा कभी कभी कम्युनिकेशन गैप देखने को भी मिलता है हमें। तो जी। ये सब इमोशनल चैलेंजेस रहते हैं। जी मैम। मैम, जैसे कुछ कपल्स को जैसे कि कंसीव अगर हो जाता है किसी जी, लाइक मॉम को, देन उसके बाद क्या है कि कुछ टाइम बाद मिसकैरेज भी हो जाते हैं, बहुत अर्ली मिसकैरेज हो जाते हैं स्टार्टिंग में ही। बिल्कुल। तो वो कितना चैलेंजिंग होता है एक कपल के लिए उस चीज को अभी फेस? जैसे जी, अभी जैसे मैं बात कर रही थी कि हमारे पास जो कपल्स आते हैं वो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड होते हैं इन कंसर्न विद द टाइम एंड ऑल। तो उनको राइट। रहता है कि अब प्रेगनेंसी आ गई है, तो उनको पूरी उम्मीद जुड़ जाती है उस प्रेगनेंसी के से कि अब बेबी आने वाला है। तो जैसे ही जी। वो प्रेग्नेंट होते हैं, चाहे वो जस्ट ब्लड टेस्ट पे ही रिपोर्ट आ रही हो या फिर अल्ट्रासाउंड, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड पे रिपोर्ट आ रही हो, तो वो बहुत कनेक्टेड हो जाते हैं उस प्रेगनेंसी से। एंड जी। जो नेचुरल प्रेगनेंसी में जो हमारे मिसकैरेजेस का रेट है वो यहाँ भी सेम ही रहता है।
और अगर किसी को मिसकैरेज हो गया किसी वजह से, तो बहुत ही इमोशनल चैलेंज के थ्रू दोनों ही कपल गुजरने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, हमारे साथ ही क्यों हुआ। फिर फैमिली का भी प्रेशर हो जाता है, सोसाइटी का डर लगता है कि कहीं लोग हमें और इनफर्टाइल ना लेबल कर दें कि तुम कैरी नहीं कर सकते। तो बहुत सारा विड्रॉल हो जाता है। पेशेंट्स को हमने देखा है कि एक बार वो जब मिसकैरेज के थ्रू जा रहे होते हैं तो वो सोशली विड्रॉन हो जाते हैं, लोनलीनेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो उन चीजों के लिए काउंसलिंग एंड उनसे निकालना भी थोड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग रहता है। जी मैम। मैम जैसे मिसकैरेज अभी हो गया किसी लेडी का, तो उसके बाद आप कितने टाइम का गैप रखने के लिए बोलेंगे, लाइक दूसरी प्रेगनेंसी को प्लान करने से पहले? दूसरी प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए हमें ये देखना भी जरूरी है कि पहली प्रेगनेंसी का जो मिसकैरेज हुआ, उनका लॉस हुआ, वो कितने वीक्स पे हुआ, यानी कितने महीने की प्रेगनेंसी थी। सपोज जी। हमने आईयूआई साइकिल या फिर हमने नेचुरल साइकिल किया या आईवीएफ ही साइकिल किया, बट उसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो है, यानी बिल्कुल नेगेटिव चला गया है, उसमें कोई भी बीटा एसएचजी वैल्यू पॉजिटिव नहीं आ रही है, तो हम इमीडिएट नेक्स्ट साइकिल में भी अगेन उसको ट्रायल दे सकते हैं। बट ओके। सपोज की प्रेगनेंसी आई थी और 6 वीक्स या 9 वीक्स होके उसमें हार्ट बीट चली गई या ब्लीडिंग हो गई है, तो ऐसे ओके। केसेस में हम आपको 2 से 3 महीने का रेस्ट लेने बोलते हैं पेशेंट को, और फिर ट्रायल कर ओके। लिए बोलते हैं। ओके। मतलब प्रेगनेंसी अगर कुछ ज्यादा टाइम की थी, तभी आप उनको बोलेंगे कि थोड़ा वो गैप लेके तब उसके बाद हाँ प्लान करें। बिल्कुल, 2 से 3 महीने का गैप उनको इमोशनली भी स्टेबल बनाता है, उनकी बॉडी भी फिट कर देता है, तो दैट विल बी गुड। वो ज़रूरी, हाँ, वो ज़रूरी होता है। ओके मैम। जरूरी। मैम, जो कपल्स इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से जो अभी जिनको ये प्रॉब्लम चल रही है, वो ये हम्म। ज़रूर जानना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट क्या है? इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट एज सच हम सीधा आईवीएफ ही नहीं बोलते हैं किसी भी कपल को, क्योंकि राइट। इनफर्टिलिटी बहुत सारे कारणों की वजह से हो रही होती है। तो जी। हमें जब भी कोई कपल आता है तो हमें ये देखना है कि उनमें रीजन क्या है, उनका कपल में फीमेल की एज क्या है, उनके इनफर्टिलिटी का रीजन क्या है, हम पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या रहेगा। अगर जी। फीजिबल होता है तो हम नेचुरल ट्रायल भी देते हैं, नेचुरल साइकिल ट्रायल, जिसमें कि हम मेडिसिन देते हैं, अंडे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, और उसको पूरा मॉनिटर करते हैं कि जब वो बन गया, फूट गया, एंड आप टाइमली उसको ट्रायल कर रहे हैं उस साइकिल में। तो ऐसे साइकिल्स अगर फीजिबल हैं किसी कपल के लिए तो हम 6 से 7 साइकिल ऐसे भी देते हैं। अगर इससे इससे काम नहीं बना तो हम नेक्स्ट स्टेज पे आईयूआई यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन भी बोलते हैं। अगर दोनों कपल में कुछ भी गड़बड़ नहीं है ज्यादा, तो 3 to 4 साइकिल्स तक का आईयूआई ट्रायल लिया जा सकता है। बट पहले ही ऐसे चैलेंजेस हैं कि आपके अंडे अच्छे नहीं हैं या आपकी एज ज्यादा हो गई है, स्पर्म्स अच्छे नहीं हैं, या दूसरे और भी बहुत फर्टिलिटी के दूसरे कारण हैं, तो हम डायरेक्टली आईवीएफ भी बोलते हैं। अभी नेचुरल प्रेगनेंसी और आईयूआई में हमारे प्रेग्नेंट होने के चांसेस थोड़े कम के तरफ है, क्योंकि वो बिल्कुल हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। बट ओके। आईवीएफ में क्योंकि बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो आईवीएफ के चांसेस सक्सेस होने के ज्यादा होते हैं। बेस्ट टू बेस्ट हमारे 60 to 70% भी सक्सेस हम दे सकते हैं। ओके मैम। मैम, आईवीएफ क्या एक लग्जरी ट्रीटमेंट है या फिर सारे कपल्स के लिए अफोर्डेबल है? आईवीएफ आजकल के ज़माने में बिल्कुल भी लग्ज़री ट्रीटमेंट नहीं रह गया है, कोई भी इसको अफ़ोर्ड कर रहा है। वो इसलिए भी पॉसिबल हो गया है क्योंकि बहुत सारे क्लिनिक्स हैं और सब में कॉम्पिटिशन है, तो रेट्स ज़्यादा नहीं कर सकते कोई भी कि कुछ भी बोल दिया। और जी। सेकंड चीज़ है कि हम बहुत सारे हॉस्पिटल जो हैं वो ईएमआई पे भी आपके हो जाता है आपका, जिसमें ओके। आपको ज़ीरो ईएमआई वाला रहता है एंड आपको लोन मिल जाता है। कुछ-कुछ कंपनीज़ भी हैं जहाँ पे आप जॉब करते हैं, वहाँ से इंश्योरेंस भी मिलता है, जो कि आजकल आईवीएफ स्पॉन्सर भी करने लगे हैं। तो आजकल ये लग्ज़री ट्रीटमेंट नहीं रह गया है, एनीवन कैन अफोर्ड इट। ओके मैम, मतलब आईवीएफ पूरी तरह से अफोर्डेबल है हर एक कपल के लिए। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। ओके मैम। मैम, क्या एज भी एक बड़ा फैक्टर है अगर आईवीएफ का किसी का प्लान करते हैं तो? मेल और फीमेल एज दोनों ही बड़ा फैक्टर है, हाँ, लेकिन मेल फैक्टर इतना ज्यादा नहीं होता। अगर मेल में एज 50 से ज्यादा है तो हम स्पर्म की क्वालिटी थोड़ा सा खराब मानते हैं, लेकिन ओके। इतना भी मैटर नहीं करता है मेल की एज, बट फीमेल की एज जरूर मैटर करती है। अगर ओके। फीमेल की एज ज्यादा है, 35 से अबव है,
तो उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आईवीएफ हो, क्योंकि उनके हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाते हैं और यूट्रस में इम्प्लांटेशन जो है वो नेचुरली ही थोड़ा सा कम हो जाता है। दूसरा फैक्टर है कि जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती है, एग के नंबर और एग की क्वालिटी दोनों ही खराब होनी शुरू हो जाती है। अगर एग खराब है तो आपके बच्चे भी खराब बनने के चांसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आईवीएफ का सक्सेस भी थोड़ा सा डाउन चला जाता है। ओके मैम। मैम, आई बिलीव कि आईवीएफ से रिलेटेड भी बहुत सारे ऐसे मिथ्स होंगे जो आप चाहेंगे कि लोग उनको बिलीव ना करें, तो मैं जानना चाहती हूँ कौन से मिथ्स होते हैं। आईवीएफ से रिलेटेड सबसे बड़ा मिथ है कि अगर कोई भी कपल फर्टिलिटी क्लिनिक पे जा रहा है तो उनके मन में रहता है कि फर्टिलिटी यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है प्रेग्नेंट नहीं होने में तो वो सिर्फ फीमेल पार्ट पे ही है। बट ऐसा नहीं है, फीमेल और मेल दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं इनफर्टिलिटी के लिए। स्टडीज में जी। हमने देखा है 40% फीमेल इनफर्टिलिटी एंड इक्वली 40% मेल इनफर्टिलिटी रिस्पॉन्सिबल है फॉर टोटल पॉपुलेशन में इनफर्टिलिटी के लिए। दूसरा है हमारा सबसे ज्यादा कि आईवीएफ से आपको बच्चे जो होते हैं वो उसमें डिफेक्ट होता है। बट ये एकदम क्लियर करना चाहूंगी मैं कि आईवीएफ के और नेचुरल प्रेगनेंसी में जो भी कंसेप्शन होता है और उसमें जो भी डिफेक्ट के चांसेस हैं बच्चे में, दे आर इक्वल। लेकिन अगर हम ये कंसिडर करें कि कोई कपल ऐसा है जिसमें जेनेटिक फैक्टर्स पहले से ही खराब थे या उनके एग स्पर्म की क्वालिटी खराब है, तो ऐसे लोगों में थोड़ा सा बच्चों में थोड़ा जेनेटिक डिफेक्ट आने के चांसेस रहते हैं थोड़े से ज्यादा, बट ऐसा कोई सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं होता एंड बहुत सारे टेस्ट हैं जो हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं पहले से। दूसरा है कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं, तो इसके लिए भी हम कहेंगे कि आजकल हम लोग सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं जिसमें कि एक ही एम्ब्रियो डाला जाता है। तो अगर एक एम्ब्रियो डाल रहे हैं तो सिंगल प्रेगनेंसी आएगी। जिन केसेस में हम 2 एम्ब्रियो डालते हैं ये भी जरूरी नहीं है कि दोनों चिपक जाए और ट्विन प्रेगनेंसी ही हो सबको। तो 50% चांसेस है कि आपको ट्विन प्रेगनेंसी होती है। एक और मिथ है कि आपको अगर आईवीएफ किया है तो कंप्लीट प्रेगनेंसी बेड रेस्ट होगा। तो ये बिल्कुल ही गलत है। हम लोग हर पेशेंट को जी। बोलते हैं कि आप अपना डेली रूटीन कैरी करिए। ऑफिस गोइंग है तो ऑफिस जाइए, घर बैठने से और सेहत खराब हो जाती है, आपको डायबिटीज बीपी ये सब बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप अपना रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी काम कर रहे थे, ऑफिस जा रहे थे या हाउसवाइफ थे, सब काम करते रहो। बट अगर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है और आपके ऑब्स्टेट्रिशियन ने आपको कहा है कि आपको रेस्ट लेना है या कुछ भी, तो वो अलग मैटर हो जाता है। और ओके। इसमें ऐसा भी कहते हैं कि आईवीएफ किया है तो डिलीवरी सिर्फ सिजेरियन से ही होती है, बट ऐसा नहीं है। आपके प्रेगनेंसी के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है कि आपका डिलीवरी सिजेरियन से होगा या नॉर्मल से होगा। जी। और ऐसे ही एक और भी मिथ है कि आपका पहला साइकिल हमेशा फेल हो जाता है और आईवीएफ का सक्सेस सेकेंड साइकिल में आता है। तो ऐसा राइट। कुछ नहीं है। जो भी सक्सेस आपके फर्स्ट साइकिल में हम जो एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे वो सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, इक्वल ही रहता है रिजल्ट। तो फर्स्ट में भी आने के सेम चांसेस है, ऐसा कुछ घट नहीं जाता है। ओके मैम। मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है आपने, क्योंकि ये सारे मिथ्स मैंने खुद भी सुने हैं। जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट कराने से ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी, बट आपने बहुत सारी चीजें अभी क्लियर करी है। दैट्स रियली नाइस। मैम, एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, क्या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके इनफर्टिलिटी से बच सकते हैं या फिर आईवीएफ ट्रीटमेंट के कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं? बिल्कुल। लाइफस्टाइल चेंजेस से आजकल हमने देखा है कि फर्टिलिटी में काफी इम्प्रूवमेंट है। अगर ओके। आप थोड़ा बहुत भी मॉडिफिकेशन कर पा रहे हैं तो उससे भी आपको नेचुरल कंसेप्शन में भी काफी हेल्प मिलता है। अगर आपका कोई ऐसा रीजन है कि आपको नेचुरल कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है, तो भी जी। ऐसी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आईवीएफ के रिजल्ट को भी बहुत अच्छा करती है। तो जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आप अपने डाइट को अच्छा रखें, डाइट में आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंक्लूड करें, होल ग्रेन्स लें जिससे कि आपको वाइटामिन और मिनरल्स मिल रहा है। आप अपने खाने में प्रोटीन भी इंक्लूड करें और जी। अपने डाइट में जंक फूड वगैरह बिल्कुल बंद करें। बहुत कम लें, एकदम बनना नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हेल्दी डाइट लें। आप ओके। एक्सरसाइज जरूर करें, मॉडरेट एक्सरसाइज चाहिए। आप स्ट्रेनस एक्सरसाइज करेंगे तो अगेन आपकी फर्टिलिटी मेल हो या फीमेल दोनों में ही घट जाती है। और ओके। अपना बॉडी वेट कंट्रोल में रखें। आपका जो बीएमआई है वो 18 से 25 के बीच में होना चाहिए, ना आप बहुत पतले हो ना आप बहुत ओवरवेट या ओबीज हो। और स्ट्रेस कम रखना है। स्ट्रेस अगर आपको है
तो आप योगा कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेडिटेशन वगैरह का भी हेल्प ले सकते हैं। और स्लीप भी बहुत ज़रूरी है। आजकल के जैसे लाइफ चल रही है, लोगों की जॉब है, स्लीप डिप्राइव हो जाते हैं लोग, तो स्लीप कम से कम 7 to 8 आवर्स कंटिन्यूस स्लीप लेना भी बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमारा हार्मोनल साइकिल भी बहुत अच्छा मेंटेन हो जाता है। जी। और स्मोकिंग, अल्कोहल भी आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, मेल फीमेल दोनों में ही। तो ये जी। सब भी कम करना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों ही ओवरी के अंडे और स्पर्म्स की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों को ही इफेक्ट करती है। तो ओके। इस तरह के लाइफ मॉडिफिकेशन जरूर करने चाहिए। ओके मैम। यस मैम, दिस वाज रियली इम्पोर्टेंट कि लोगों को पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले उनको अपनी लाइफ स्टाइल में ये मॉडिफिकेशन लानी चाहिए, सो दैट कि वो नेचुरली कंसीव कर पाए एंड वही बाकी इनफर्टिलिटी जैसी कोई प्रॉब्लम ना हो। बट मैम, जैसे अगर किसी को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनको ये कंप्लेन हो सकती है, तो उनको आईवीएफ के डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर किसी भी कपल को फर्टिलिटी डॉक्टर ढूंढने के लिए है कि आप अपना एज देखें, फीमेल की एज देखें कपल में। अगर फीमेल की एज 35 से अबव होने शुरू हो गई है, तो आपको अपना नेचुरल प्रेगनेंसी ही क्यों ना प्लान कर रहे हो, एक बार फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाके पूरा फुल इवेल्युएशन करा लीजिए अपने फर्टिलिटी का। राइट। और दूसरी चीज है कि अगर आपके पहले से ही पता चल गया है कि आपके एग में प्रॉब्लम है या स्पर्म की क्वालिटी में प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल मेल के स्पर्म काउंट में कमी है या उनके मोटाइल स्पर्म के काउंट में कमी है, तो उनको जरूर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि वो कैसे आगे फॉरवर्ड करें इसके लिए। और अगर आपके फीमेल में ऐसी हिस्ट्री है कि आपके साइकिल्स इरेगुलर हैं या बहुत पेनफुल है, जो कि पीसीओडी और एंडोमेट्रियोसिस को इंडिकेट कर रहा है, तो ऐसे केसेस में भी एग की क्वालिटी बहुत खराब होती है, तो आपको पहले से ही फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिल लेना चाहिए। अगर ओके। आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल आपको फाइब्रॉइड है या एडेनोमाइसिस है, जो इम्प्लांटेशन में भी डिफेक्ट करता है, तो आपको उसके लिए भी सलाह लेनी पड़ेगी। अगर जी। आपके ट्यूब्स में प्रॉब्लम है, कोई एक ट्यूब बंद है या दोनों ही ट्यूब बंद है, तो भी आपको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की ही जरूरत पड़ेगी। और ओके। अगर आपके मल्टीपल मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, जिसमें कि हम जेनेटिक डिफेक्ट होने का अनुमान लगाते हैं, तो इन पेशेंट्स को भी फर्टिलिटी डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। जनरल गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और इस तरह के केसेस में आपको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट चाहिए रहता है। ओके मैम। मतलब जिन कपल्स की एज 35 अबव हो रही है, या फिर जिन फीमेल्स को कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम है यूट्रस में, फाइब्रॉइड रिलेटेड पीसीओएस एंड या फिर ट्यूब रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जिनको पता है कि उनको पहले से ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो उनको इनफर्टिलिटी डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए टाइम रहते ही, जिससे कि सक्सेसफुल रिजल्ट्स जल्दी मिल पाए। एग्जैक्टली। ओके मैम। थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग ऑल दीज इंफॉर्मेशन। आपने इतना अपना वैल्यूबल टाइम दिया और हमारे व्यूवर्स को इतनी जरूरी जानकारी दी है। आई होप कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत हेल्प करेंगी, और आई होप कि वो अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके नेचुरली बिल्कुल। कंसीव करने के लिए ज्यादा ट्राई करेंगे, कोशिश एंड करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो टाइम रहते वो आईवीएफ या फिर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से टाइम रहते ही मिलेंगे। थैंक यू सो बिल्कुल। मच। थैंक यू, थैंक यू।